भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई है। पिछले 2 दिनों में नंबर तेजी से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में 126 मौतें दर्ज की गई हैं। ऐसे में लॉकडाउन 3 से कोरोना के बढ़ते नंबर ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि मृत्यु दर भी भारत में 3.1% से बढ़कर 3.4% तक पहुंच गई है। फिलहाल एक्टिव केस 32,000 है और 14,000 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या अभी भी महाराष्ट्र में बनी हुई है, लेकिन चिंताएं गुजरात और पश्चिम बंगाल को लेकर भी ज्यादा है। दिल्ली से डॉक्टरों की एक टीम भी गुजरात जाने वाली है। इधर एहतियात के तौर पर दूध, मेडिकल स्टोर को छोड़कर सभी दुकानों को अहमदाबाद में बंद कर दिया गया है। डिटेल के लिए बात करते हैं संवाददाता दीपाली और मनीष देसाई से। पहले दीपाली, आप ये बताइए इस वक्त की बड़े अपडेट्स क्या हैं कोरोना से जुड़े हुए? देखिए, अगर कुल पॉजिटिव मामलों की बात की जाए तो 50,000 से कुछ ही दूर ये संख्या दिखाई दे रही है। और एक अहम अपडेट मैं आपको ये देना चाहूंगी कि जिस तरह से महाराष्ट्र और गुजरात में स्थिति बेहद चिंताजनक हो रही है, यहां पर मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करीब 2 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस करी और कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा की गई उस पर यह फोकस रहा कि जो जहां पर ज्यादा रेड हॉटस्पॉट्स है वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत है। साथ ही साथ डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से दोनों राज्य सरकारों को यह कहा गया है कि स्क्रीनिंग की व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा और समय पर लोगों की पहचान की जा सके। इसके अलावा एक डाटा भी आज मंत्रालय की तरफ से दिया गया है कि देश भर की अगर बात की जाए तो अब तक कोरोना की चपेट में 548 पैरामेडिकल स्टाफ आ चुका है। इसके अंदर डॉक्टर्स और नर्सेज दोनों ही शामिल है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि जो डबलिंग डेज है और जो रिकवरी रेट है इसमें दिनों दिन इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अगर हम लॉकडाउन से पहले का डेटा देखें तो डबलिंग डेट 3 से 4 दिन का था, लेकिन अब ये बढ़कर 12 दिन हो गया है। वहीं अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो ये भी 27% से पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार इंप्रूवमेंट तो हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे राज्यों में स्थिति बेहद चिंताजनक दिखाई दे रही है। जी, तो एक बार गुजरात का हालचाल भी ले लेते हैं। हमारे साथ मनीष देसाई बने हुए हैं। मनीष, ये बताइए कि गुजरात में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? जिस तरीके से चिंता पूरे देश में जताई जा रही है, वहां क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए, चिंता का माहौल यहाँ भी बना हुआ है क्योंकि नंबर जिस तरह से बढ़ रहे हैं। कल शाम तक 441 नए केस यहाँ पर दर्ज हुए हैं और जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है एक दिन में। और इसके अलावा लगातार ये नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। अहमदाबाद, जो कि अब तक आधा माना जा रहा था कि कोरोना ग्रस्त हो चुका है, अब जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर भी नए केसेस दर्ज हो रहे हैं और रोज नए एरिया भी इसमें ऐड हो रहे हैं। इसे देखते हुए अचानक से आज सरकार जागी ऐसे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का आज आदेश जारी किया गया है, आज शाम से लेकर आज रात के 12 बजे से लेकर 15 तारीख की सुबह तक अहमदाबाद में केवल दूध और दवाइयां 2 ही चीज मिल पाएगी। इसके अलावा किराना, फ्रूट, सब्जी, सारी चीजें, सारी दुकानें बंद रहेगी, क्योंकि ये जो सब्जी वाले हैं या फ्रूट्स वाले हैं उनको सुपर स्प्रेडर कैटेगरी में रखा गया था, जिनके कारण जल्दी से कोरोना फैलता है और बहुत लोगों तक पहुंचता है। इसलिए ये कदम उठाया गया है। साथ ही लॉकडाउन का जिस तरह से अमल नहीं हो रहा था, अहमदाबाद में लगातार नंबर बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन का अमल ठीक से नहीं हो रहा था। इसे देखते हुए सरकार ने आरएएफ और एसआरपी की 38 कंपनियां अहमदाबाद में उतार दी है, ताकि अगले 7 दिन तक कम से कम लॉकडाउन का सख्ती से अमल हो पाए। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं जिनको अपने प्राइवेट क्लिनिक्स और अस्पताल खोलने के लिए आदेश दिए गए थे, ऐसे डॉक्टर अस्पताल नहीं खोल रहे, अपने क्लिनिक नहीं खोल रहे, तो इनके लिए भी सरकार ने आदेश जारी किया है कि अगले 48 घंटे में इनको अपने अस्पताल या क्लिनिक खोलने होंगे। अगर नहीं खोलते हैं तो उनको अपनी ड्यूटी जो है वो कोविड-19 अस्पताल में देनी होगी, उनको अपनी सेवाएं जो है वो वहां पर देनी होगी। तो इस तरह के कुछ कदम सरकार ने उठाए। साथ ही केंद्र सरकार से एक्सपर्ट की सहाय भी मांगी है, ताकि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से आके यहां पर डॉक्टर्स जो है वो हेल्प कर सके।
जी, तो चिंता का माहौल है वहाँ भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, और दीपाली आपका भी शुक्रिया आज का अपडेट बताने के लिए। और अब एक बार राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं, तो वहाँ के हालात बता रहे हैं हमारे संवाददाता भवानी। देखिए, राजस्थान में अब तक सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जयपुर बना हुआ है, लेकिन जयपुर के बाद में तेजी से जो आंकड़े हैं वो जोधपुर में बढ़ते जा रहे हैं। जोधपुर में पॉजिटिव का आंकड़ा 774 तक पहुंच चुका है और वहाँ सबसे चिंता की बात यह है कि आज पूरे स्टेट के अंदर 82 पॉजिटिव आए, जिसमें से 32 अकेले जोधपुर में हैं और उन 32 में से 30 बीएसएफ के जवान हैं। बीएसएफ के लिए चिंता की बात है, क्योंकि बीएसएफ के जवान दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद इलाके के अंदर तैनात थे। उनमें से 57 जवानों को जोधपुर भेजा गया, उनको क्वारंटीन में रखा गया था, लेकिन उन 57 की सबकी कोरोना जांच हुई। उसमें से आज 30 जवान पॉजिटिव मिले। जयपुर के अंदर फिगर लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर के अंदर अभी 1094 पहुंच चुके हैं पॉजिटिव का आंकड़ा। जयपुर के रामगंज इलाके से अभी भी पॉजिटिव आ रहे हैं, नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में जो मौतों का आंकड़ा है वो पहले कम था, लेकिन अब मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। अब राजस्थान में 92 मौतें हो चुकी है, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो पूरे राजस्थान में अगर पॉजिटिव केसेस की बात करें तो 70% अकेले जयपुर और जोधपुर से है। इसी तरीके से जो मौतें हैं वो भी 50% से अलग इन्हीं दो जिलों के अंदर हो रही है। यानी कि ये दो बड़े हॉटस्पॉट अभी राजस्थान के अंदर बने हुए हैं। तो ये था हाल राजस्थान का। और कोरोना की दवा खोजने, वैक्सीन खोजने पर भी दुनिया भर में तमाम तरीके की कोशिशें हो रही है। भारत में करीब 30 ऐसे अलग अलग प्रयास हो रहे हैं जिनमें वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है। ट्रायल भी शुरू हो रहे हैं। फाइजर ने तो अमेरिका में मरीज को पहला वैक्सीन भी लगा दिया है। तो वैक्सीन और दवा पर कहाँ क्या काम हो रहा है, पूरी इस चीज़ से जुड़ी तमाम खबरों को कंपाइल करके लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि जिस तरीके से कोशिशें हो रही हैं, क्या लगता है कि क्या हम दवा खोजने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे सहयोगियों ने जो भयावह तस्वीर पेश की, उससे अब तक काफ़ी लोग डर चुके होंगे, लेकिन मैं इस आपके डर को कम करने वाला हूं, क्योंकि जो दवा बनाने की होड़ थी वो लगभग काफ़ी लक्ष्य के करीब पहुंचती जा रही है कंपनियों की। और इसकी शुरुआत मैं करूं भारत से, तो सबसे अच्छी बात है करीब घंटे भर बैठक की प्रधानमंत्री ने खुद टास्क फोर्स की, और उस बैठक में निकलकर सामने आया कि करीब 30 से ज़्यादा वैक्सीन जो है अलग अलग चरणों में चल रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है कोरोना से लड़ने के लिए। इसमें से कुछ वैक्सीन का तो ट्रायल भी शुरू हो गया है, तो भारत भी बहुत जल्द किसी वैक्सीन इजाद करने के काफी करीब पहुंच जाएगा। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर आई अमेरिका से, जहां अमेरिकी कंपनी, दवा कंपनी फाइजर ने अपना एक वैक्सीन तैयार कर लिया है और उसका ह्यूमन ट्रायल भी शुरू कर लिया है। अमेरिका के एक मरीज को ये वैक्सीन दे भी दिया है। अब इस ट्रायल से जो नतीजे आएंगे उसके बाद फिर शुरू होगा उसका उत्पादन, अगर ये ट्रायल सफल होता है तो। इसी बीच एक दूसरी अच्छी खबर आई इजराइल से। इजराइल की जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने एक वैक्सीन बना लिया है। इस बात का दावा किया गया वहां की न्यूज एजेंसी की तरफ से, और जल्द ही इसका उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। एक खबर आई आपको इटली से, वहां की कंपनी टाकिस ने इसका वैक्सीन बना लिया है और उसका भी ट्रायल शुरू किया जाएगा, और बहुत जल्द इसको सफल रहा तो ट्रायल के बाद इसका उत्पादन शुरू कर लिया जाएगा, वैसा वहां का वैज्ञानिकों का दावा किया जा रहा है। ऐसे करीब 100 से ज्यादा अलग अलग रिसर्च ग्रुप है, और इनमें से करीब दर्जन भर वैक्सीन काफी एडवांस स्टेज में। तो मुझे लगता है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वैक्सीन और दवा की इजाद जो है काफी अंतिम चरण में पहुंच गई है। हम सब उम्मीद करें कि शायद जल्द से जल्द वैक्सीन निकल जाए, दवा बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और टोल ऑपरेटर्स के लिए अच्छी खबर है। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ऑपरेटर्स के नुकसान की भरपाई करेगी। देखिए, जो 2-3 हफ्ते के लिए हमने टोल बंद किया था, उसका तो कॉम्पेंसेशन हमको देना ही पड़ेगा, हम देंगे। अब हमने टोल शुरू कर दिया है, और इस बार मेरा विश्वास है कि हमने जो इतने कठिन स्थिति में भी टारगेट लगभग पूरा किया है। 30 किलोमीटर तक आए हैं लगभग,
अब मेरा विश्वास है कि हमको 40 किलोमीटर का टारगेट हमने रखा था, वो हम नहीं पूरा कर सके, पर देश की परिस्थिति को देखते हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स, इसके द्वारा बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट लानी होगी और इसी के कारण मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। दूसरी तरफ सरकार ने चीन से इंपोर्ट घटाने और घरेलू इंडस्ट्री के लिए मौके बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोरोना के बाद बहुत से देश भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। निश्चित रूप से यह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, यह आपत्ति में इष्टापत्ति है और मुझे यही लगता है कि इसकी अपॉर्चुनिटी का हमने फायदा लेना चाहिए और अमेरिकन, वेस्टर्न कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज है, सबके मन में अब चीन से बाहर निकलने की बात हो रही है और ऐसे स्थिति में चीन के बाद भारत ये एक सशक्त अल्टरनेटिव है और इसलिए हमने हमारे डिपार्टमेंट भी एक जॉइंट सेक्रेटरी को बोलकर पूरी तरह से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं सभी एम्बेसडर्स जो है उनके साथ भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं ताकि उनके साथ हमारी बातचीत हो जाए। शराब और पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने का सिलसिला आज भी जारी रहा। केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश ने भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश ने पेट्रोल पर 2 रुपये और डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर वैट बढ़ा दिया है, जो आज आधी रात से लागू हो जाएगा। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश ने देसी शराब 5 रुपये और विदेशी शराब पर 30 रुपए तक टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है। अगर शराब इंपोर्टेड है तो 10 रुपए से लेकर 400 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। शराब पर की गई बढ़ोतरी तत्काल लागू हो गई है। इतना ही नहीं, एक ग्राहक 2 से ज्यादा बियर की बोतल और 1 से ज्यादा शराब की बोतल नहीं खरीद पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठने के बाद केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ किया है कि प्राइवेसी, सेफ्टी और डाटा सिक्योरिटी के लिहाज से आरोग्य सेतु में कोई खतरा नहीं है। क्या है आरोग्य सेतु पर विवाद की पूरी कहानी, जानने के लिए बात करते हैं असीम मनचंदा से। असीम, ये बताइए कहां से क्या सवाल उठे हैं और सरकार ने इसका क्या जवाब दिया है? देखिए, लोगों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप जो है वो बनाया है। अब तक 9 करोड़ लोग जो है इसको डाउनलोड जो कर चुके हैं और ये सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य ऐप है। ये कितना कामयाब होगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन ठीक इससे पहले एक हैकर ने इसके अंदर कई सारी कमियां जो है वो उजागर की हैं। सरकार के साथ ये कमियां जो उसने शेयर की हैं। खासतौर पे कहा गया है कि ये ऐप जो है किसी दूसरे व्यक्ति की लोकेशन जो है बताता है, साथ ही साथ किसी स्क्रिप्ट के जरिए कोविड-19 की जानकारी जो है उस व्यक्ति के मोबाइल पर जो है वो भेजी जा सकती है। हालांकि सरकार ने कहा है कि ये ऐप के फीचर्स हैं और इसमें कुछ ज्यादा कमियां जो है वो नहीं है। जो भी कमियां उसने बताई हैं वो दूर कर ली गई हैं और जो डाटा जो है लोगों का वो पूरी तरह से सुरक्षित है, यानी कि डाटा को लेकर के कोई भी खतरा जो है नहीं है। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने भी इस ऐप के ऊपर सवाल जो है वो उठाए थे। राहुल गांधी का ये कहना था कि ऐप जो है उसमें डाटा पूरी तरह से सुरक्षित जो है वो नहीं है और साथ ही साथ ये लोगों की प्राइवेसी जो है उसका हनन जो है वो भी करता है। तो कहीं ना कहीं ये कमियां जो है बाहर निकल करके आई हैं। तो सरकार ने कहा है कि इस ऐप में डाटा को लेकर के कोई खतरा नहीं है। हालांकि एक खासतौर पर इसमें लाइसेंस की शर्तों में एक शर्त ये जोड़ी गई है कि अगर कोई डाटा लीक होता है तो सरकार उसके लिए किसी भी तरह की जिम्मेदार जो है वो नहीं होगी। तो सरकार ने अभी भी फिलहाल इसके अंदर भरोसा दिलाया कि जो लोग हैं उनका डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है और लोग इसका आसानी से, सावधानी से इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। शुक्रिया असीम। और जो बात चल रही है आरोग्य सेतु ऐप की, ये एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, तो इस पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की राय काफ़ी मायने रखती है। आइए देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रितेश भाटिया का आरोग्य सेतु ऐप पर क्या कहना है। आरोग्य सेतु आप जानते हैं कि जैसे अभी कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने उनके एम्प्लॉयज़ के लिए और प्राइवेट कंपनीज के लिए भी, और बाकी सब भी जो शॉप्स जा रहे हैं या किधर हैं, इसमें काफ़ी सारे कंसर्न्स है। एक कंसर्न अगर प्राइवेसी का हो गया, जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, फिर एक सिक्योरिटी हो गया। लेकिन इन दोनों कंसर्न से ज़्यादा मेरे लिए कंसर्न है फॉल्स पॉजिटिव का। फॉल्स पॉजिटिव ये हुआ है कि अगर कोई थोड़ी डिस्टेंस पे भी है, ब्लूटूथ जो है वो कुछ डिस्टेंस तक आपस में बात
कर सकता है, आपस तक वो कनेक्ट कर सकता है और डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो ऐसे में अगर मैं किसी के साथ कांटेक्ट में हूँ भी नहीं और मुझे एक वो आ जाएगा कि आप उस इंसान के कांटेक्ट में हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ फॉल्स पॉजिटिव। तो ये मेरे लिए एक कंसर्न है। दूसरी चीज़ है कि जैसे कि ये दिखा रहा है कि काफ़ी लोगों ने डाउनलोड किया है। मान लीजिए अभी तक हिंदुस्तान में ही लगभग 90 मिलियन लोगों ने ये डाउनलोड कर चुके हैं, लेकिन असेसमेंट कितने लोगों ने किया हुआ है? जैसे मेरे एरिया में ही लगभग 20,000 लोगों ने डाउनलोड किया है एक पर्टिकुलर रेंज में, 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर के रेंज में, लेकिन सिर्फ 200 लोगों ने अपने आप का सेल्फ असेसमेंट किया हुआ है। तो इसका मतलब है सिर्फ अगर 10% ऑफ द पीपल अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वो मुझे उतने रिजल्ट्स नहीं देने वाला है। लास्टली आई वुड से कि ये जो बैटरी लेता है वो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। उसके कारण क्या हो जाता है कि काफ़ी सारे लोग इसको ऑफ करके रखेंगे। और अब बात करते हैं बाजार की। कल वीकली एक्सपायरी है और उससे पहले आज के सेशन में काफ़ी उठापटक का कारोबार रहा। निफ्टी एक वक्त 9300 के पार भी निकला तो वहीं एक बार 9200 के स्तर को भी तोड़ा, लेकिन आखिरी घंटे में अच्छी रिकवरी रही और तकरीबन 0.25% की बढ़त के साथ बाजार आज बंद हुआ है। निफ्टी बैंक ने भी 400 अंकों की तेजी दर्ज की है। आज निजी बैंकों की तरफ से योगदान सबसे ज्यादा रहा, वहीं एनबीएफसीज और ऑटो शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली है। देश के सबसे महंगे प्रॉपर्टी बाजार यानी मुंबई में दाम घटेंगे, ये कहना है प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया का। अपने प्राइम ग्लोबल रेजिडेंशियल फोरकास्ट में नाइट फ्रैंक ने कहा है कि इस साल मुंबई में रियल एस्टेट के भाव 5% तक घट सकते हैं। इतना ही नहीं, 2021 में भी कीमतों में 3% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। नाइट फ्रैंक की ये रिपोर्ट दुनिया के 20 बड़े शहरों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में आने वाला ट्रेंड बताती है। इस ट्रेंड के लिए डिमांड, सप्लाई, कोविड-19 का असर और सरकारों की तरफ से दिए गए राहत पैकेज को आधार बनाया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोना महामारी प्रॉपर्टी खरीदने के ट्रेंड को बदल सकती है, खासतौर पर दूसरा घर खरीदने, लोन पर घर खरीदने और रेंट पर रहने जैसे ट्रेंड में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबी अवधि में निवेश के लिए प्रॉपर्टी का आकर्षण बना रहेगा। अब लॉकडाउन में नया स्मार्टफोन, लैपटॉप की खरीद बिक्री ऑनलाइन हो सकेगी। गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद आप फ्लिपकार्ट, अमेजन पर इसका ऑर्डर दे सकते हैं। शाओमी, वीवो, रियलमी और सैमसंग ने भी ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। ज्यादा डिटेल्स लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, ये बताइए कि ऑनलाइन बिक्री किस तरीके से हो रही है और कहाँ किसको फोन मिल सकता है? देखिए, 40 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है जब पूरी तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट पर जो एसेंशियल आइटम्स के अलावा दूसरी चीजों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। अब गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जिसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी, फ्रिज इत्यादि शामिल है, इनकी बिक्री भी ई कॉमर्स प्लेयर्स कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने इसकी शुरुआत कर दी है। हालांकि जो डिलीवरी है वो सिर्फ गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सिर्फ ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में ही की जा रही है। अगर हम रेड जोन की बात करें तो यहां पर किसी भी तरह की होम डिलीवरी या फिर ऑर्डर बुक नहीं किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करें तो वीवो, शियोमी, रियलमी और सैमसंग ये ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर ई स्टोर ओपन कर दिया है। यहां पर आप जाकर अपना पिन कोड डालेंगे और अगर यहां पर डिलीवरी एक्सेप्ट की जाती है तो तुरंत ही आपका ऑर्डर बुक कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी एश्योरेंस दिया जा रहा है कि जो होम डिलीवरी है वो अगले 3 से 4 दिन के भीतर की जा सके। अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो इसमें कोई प्राइस स्लैब में कोई कैपिंग नहीं रखी गई है। चाहे आपको 5,000 का फोन लेना हो, 10,000 का, 15,000 का, किसी भी तरह का मोबाइल फोन आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम वीवो की बात करें तो स्पेसिफिकली वीवो की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि देश भर में जितने भी उसके 20,000 ऑफलाइन रिटेलर्स हैं वो खुद होम डिलीवरी की सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आसपास की दुकान से मोबाइल खरीदे तो वो भी सुविधा वीवो की तरफ से आपको दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। काफ़ी लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है।
इधर लॉकडाउन बढ़ने और कोरोना की मुसीबत के बीच टीडीएस भरने में देरी पर लगने वाला ब्याज माफ हो सकता है। हालांकि सरकार पहले ही टीडीएस जमा करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर चुकी है। साथ ही ब्याज दर को भी 18% से घटाकर 9% कर दिया गया था। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। टीडीएस पर लगने वाला ब्याज माफ करने की बात हो रही है। आलोक, क्या है पूरी खबर? देखिए, जो पिछले साल का जो आखिरी क्वार्टर है उसके बहुत सारे लोगों ने अभी तक जो टीडीएस अपने कर्मचारियों को काटा था वो अभी तक जमा नहीं किया है, और इसी की वजह से सरकार ने ये राहत दी थी कि अब जो टीडीएस है उसको 30 जून तक जमा किया जा सकता है, और उसकी आखिरी तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी थी। लेकिन अब कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि उनके जो सीए हैं वो दफ्तर नहीं खोल पा रहे हैं, उनके सीए से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कितना उन्हें टीडीएस जमा करना है। इसके अलावा जो लॉकडाउन के चलते जगह जगह जो कारोबारी हैं उनके दफ्तर बंद हैं, और वहां से जो डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो भी लाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये भी दिक्कत है, और पेमेंट्स भी हर जगह उनके अटके पड़े हैं। तो जो पेमेंट अटका हुआ है, सीए की दिक्कत है, इन तमाम चीजों के चलते लगातार ये मांग सरकार से की जा रही है कि जो टीडीएस पेमेंट है, इस पर जो लगने वाला इंटरेस्ट है उसको माफ कर दिया जाए। हालांकि सरकार ने पिछली बार जब मार्च में एक पैकेज ऐलान किया था तो उसमें जो टीडीएस पर ब्याज दर 18% लगता है उसको घटाकर आधा कर दिया था, यानी 9% कर दिया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पता नहीं कब तक लॉकडाउन चलेगा और कब तक ये स्थिति में आएंगे कि टीडीएस जमा कर पाए। ऐसे में इस टीडीएस पर ब्याज दर को पूरी तरह से माफ कर दिया जाना चाहिए। अब सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और उम्मीद है कि इस पर जल्द ही सरकार की तरफ से कोई ऐलान आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। और आपके लिए एक अच्छी खबर है। देश की सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो को 1 साल पूरा हो गया है। मनी कंट्रोल प्रो ने 1 साल में आपको एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट आइडियाज के साथ एक्सक्लूसिव एनालिसिस और इनसाइट और क्यूरेटेड मार्केट डाटा उपलब्ध कराया है, और वो भी बिना किसी विज्ञापन के। मनी कंट्रोल प्रो को ₹1 प्रतिदिन के स्पेशल ऑफर पर सब्सक्राइब करने के लिए मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन करें और ₹20,000 तक के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स पाएं। इसका फायदा उठाने की डेडलाइन करीब है। अब सिर्फ 2 दिन और बचे हैं। सो अगर अब तक आपने इस सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।